दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ख़ास खबरों के साथ। मुरादाबाद प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के अधिकारियों ने कब्रिस्तान की ज़मीन ही बेच दी। 26,23,000 रुपये में ये ज़मीन बेची गई। अधिवक्ता प्लाट पर जब निर्माण कराने के लिए पहुंचा तब फर्जीवाड़े का पता चला। इस मामले में अधिवक्ता ने शिकायत कर सिविल लाइंस पुलिस में कोर्ट के आदेश पर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक बंगला गांव शाखा के प्रबंधक अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में रामगंगा विहार निवासी अधिवक्ता अभिनव गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक बंगला गांव की शाखा प्रबंधक निखिल त्यागी और अधिकृत अधिकारी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है ना कमाल की बात कि कब्रिस्तान की ज़मीन ही बेच दी बैंक अधिकारियों ने। किसी ज़माने में समाजवादी का राज होता था, आदम खां की सरकार होती थी, उनके फ़ैन फॉलोअर्स ज़्यादा थे, उनके आसपास एक तांता रहा करता था। जो ये तोपखाना रोड है जहाँ उनका ऑफिस है और जेल रोड जहाँ उनका मकान है, ये सब उनके शहदाइयों से, उनके समर्थकों से भरा रहता था। लेकिन आज जो है ये सब चीज़ें सिविल लाइन पहुँच गई हैं, ज्वाला नगर पहुँच गई हैं और ये सारी चीज़ें रामपुर में देखने को तो मिलती हैं। बस फ़र्क इतना है कि एरिया बदल गया है। ये जेल रोड और तोपखाना रोड के बजाय शाहबाद रोड, ज्वाला नगर, कृष्णा विहार पहुँच गई हैं, क्योंकि नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना ने जिस तरह से जीत हासिल की थी और आज़म खां को उनके गढ़ में भारी मतों से हराया था, उसने एक रिकॉर्ड कायम किया था, अपना एक इतिहास बनाया था। उसके साथ ही साथ जिस तरह से आकाश सक्सेना लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसे कि आज़म खां के ज़माने में होता था। जब आज़म खां निकलते थे तो उनके जो समर्थक थे, उनके जो शहदाई थे, उनके जो चाहने वाले थे, उनको घेर लिया करते थे और किसी स्टार की तरह उनको घेर बटोर के चलते थे। पुलिस का पहरा उनकी चारों तरफ रहता था सिक्योरिटी को लेकर के, लेकिन वो सिक्योरिटी को तोड़ करके अपने समर्थकों के बीच में रहा करते थे। वही हाल आकाश सक्सेना का है। जिधर को वो जाते हैं उनके साथ में उनके सैकड़ों समर्थक रहते हैं और उनके आसपास एक पूरी भीड़ लगी रहती है। सिक्योरिटी उनको भी रोकना चाहती है, लेकिन वो अपने समर्थकों के साथ में मिलकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। आकाश सक्सेना का प्यार देखने के बाद में जिस तरह लोगों के अंदर में हौसला और जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उसका कहना ही क्या है और लोग उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। अभी 19 तारीख को यानी संडे में वहाँ पर एक शानदार होली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें उन्होंने पूरे शहर को सपरिवार खुद दावत दी थी। सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने खुद कहा था कि आप सब लोग सपरिवार आमंत्रित हैं। और हमने खुद देखा, हमने वहाँ ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग की थी कि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और न खाने की कोई कमी थी, न प्यार की कोई कमी थी, न मिलने में कोई कमी थी। आकाश सक्सेना खुद खड़े होकर स्वागत कर रहे थे, दरवाजे पर गेट पे बाहर खड़े हुए थे, सभी से गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, मुबारकबाद कबूल कर रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। आम आदमियों से भी उसी तरह मिल रहे थे जिस तरह से उच्च अधिकारियों या बड़े नेताओं से मिल रहे थे। सबसे बड़ी हाईलाइट ये रही इस प्रोग्राम की कि इसके अंदर तमाम हिंदू मुस्लिम लोग मौजूद रहे और इसके अलावा जितने बड़े बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर के तमाम आसपास के नेता भी मौजूद थे। मंडल आयुक्त आईने कुमार सिंह मौजूद थे, शहर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। ये होली मिलन समारोह एक ऐतिहासिक समारोह बनकर रह गया। आपको ये भी याद दिला दूं कि ये मैंने जो कहा कि सिमिलरिटी दोनों के अंदर में बहुत है। एक तो दोनों मेष राशि के आदमी हैं, आज़म खां भी मेष राशि के आदमी हैं और आकाश सक्सेना भी मेष राशि के हो गए, तो दोनों के लगता है मिजाज भी एक जैसे ही रहे होंगे और एक जैसी जो है वो सोच भी रही होगी। क्योंकि आज़म खां भी जब यहाँ पे पावर में रहते थे और उनका जो भी कुछ उस समय रहता था तो बहुत कुछ नया करने की कोशिश करते थे। कि एक बार उन्होंने मुलायम सिंह का बर्थडे किया था, जो शायद मुलायम सिंह की लाइफ में नहीं हुआ होगा। सिविल लाइन से लेकर यूनिवर्सिटी तक 70 गेट बनाए गए थे और विक्टोरिया बग्गी मंगाई गई थी। क्या क्या हुआ था, मतलब कुछ नया किया था उन्होंने उस टाइम में। वो सब कुछ करने के बाद में आकाश सक्सेना की चूँकि अभी शुरुआत है, अब उन्होंने होली मिलन समारोह का यानी ये कार्यक्रम जो किया, जिसके अंदर में हज़ारों आदमियों ने शिरकत की और पूरे शहर को इनवाइट किया, ये भी बिल्कुल एक नया था उनकी तरफ से जो कुछ प्रोग्राम किया गया था। रामपुर में अभी तक इस प्रकार का होली मिलन कार्यक्रम
पहले कभी नहीं हुआ जहां इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, आम आदमियों ने शिरकत करी, ख़ास लोगों ने शिरकत करी, नेताओं ने करी, ब्यूरोक्रेट्स ने की, तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। तो इसलिए लोग इस बात की बड़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बदला ज़रूर है, मतलब ये समझ लीजिए कि नेता बदला है, पहले समाजवादी का नेता था तो अब भाजपा का नेता है, लेकिन रामपुर का जो कल्चर है, जो गंगो जमनी तहजीब है, जो यहाँ का प्यार और मोहब्बत है, वो अपनी जगह आज वैसे ही कायम है जैसे पहले था। दोस्तों, एक बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई है कि बरेली के हिस्ट्री शीटर ने हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा से रंगदारी मांगी है और फेसबुक आईडी पर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। मामला इस तरह बताया जाता है कि एसपी अभिषेक वर्मा कुछ साल पहले बरेली में इज्जत नगर क्षेत्र के अंदर CO 3 के पद पर तैनात थे। तभी ये रोहित नाम के व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने एक ज़बरदस्त कार्रवाई की थी, जिससे कि रोहित सक्सेना जो है उनके खिलाफ हो गया था और दिल में बैर रखने लगा था। इसका रोहित वर्मा का आपराधिक इतिहास भी कहते हैं कि इज्जत नगर थाने में दर्ज है। बहरहाल जो हापुड़ कोतवाली में जो है इसके खिलाफ एक रिपोर्ट लिख ली गई है, मुकदमा लिख लिया गया है, छानबीन शुरू हो गई है और पुलिस इसको पकड़ने की कोशिश में भी लग गई है। लेकिन सवाल वही है कि इन अपराधियों के हौसले इतने कैसे बढ़ गए कि इतने बड़े अधिकारियों से भी रंगदारी मांगने में पीछे नहीं हट रहे हैं, डर नहीं रहे। अगली खबर सुनने से पहले एक शेर सुन लीजिए कि मिल के बैठे जो महफिल में जुगनू सारे, मिल के बैठे जो महफिल में जुगनू सारे, और ऐलान यह है कि सूरज को हराया जाए। जी हाँ दोस्तों, मोदी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने अपना अधिवेशन जो है, पार्टी का अधिवेशन जो है कोलकाता में किया है, दीदी को साथ लेकर किया है और उन तमाम पार्टियों को अपने साथ मिलाने का आह्वान किया है जो मोदी या भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं या उनकी जो नीति और पॉलिसी मोदी और भाजपा के खिलाफ है। अखिलेश यादव का कहना यह है कि जो भी लोग हैं, चाहे वो छोटी पार्टी हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो सब एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। चेहरा कोई भी हो जाएगा। अभी ये बात तय नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। बहरहाल कहते तो ये यही हैं विपक्ष वाले कि सब पहले कि कोई भी बन जाएगा, लेकिन जब कहते हैं कि गेंद जब बल्ले पे आती है, यानी जब बिल्कुल मामला सब फिट हो जाता है, तो इनकी लड़ाई वहीं से शुरू होती है कि चेहरा जो है मैं बनूंगा, चेहरा मैं बनूंगा और चेहरा मैं बनूंगा। लेकिन इस बार क्या होगा ये तो एक अलग बात है। बहरहाल जो समाजवादी ने जो है वो कोशिश शुरू कर दी है, अखिलेश ने कोशिश शुरू कर दी है। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि विपक्ष में जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मानती है, उसको इससे दूर रखा गया है। अखिलेश ने कहा भी है कि उन्होंने जो पिछली दफ़ा के जो कुछ के साथ में जो चुनाव लड़ा था, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज जो थी वो उनकी ज़्यादा थी और दूसरों की उनसे कम थी। पर अभी उन्होंने किसी खुल के तो मुखालफत नहीं की है, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगा है कि वो शायद कांग्रेस को साथ नहीं। कुछ दिनों पहले राहुल ने भी समाजवादी को क्षेत्रीय पार्टी कहकर बुलाया था। शायद उसके जवाब में अखिलेश ने उनके प्रति उदासीनता दिखाई है और कोई ऐसा ख़ास उनको महत्व नहीं दिया है। लेकिन इस जो विपक्ष का जो मोर्चा तैयार हो रहा है, इसमें दीदी, नीतीश और साउथ की कुछ पार्टीज़ हैं और अखिलेश जो है मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। मिशन प्रधानमंत्री, बंगाल से 24 की किलेबंदी, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम है। दिखे अखिलेश, भाजपा के लिए कांग्रेस वाला संदेश। के रास्ते पर बीजेपी है, कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। राहुल पर अखिलेश का तंज, सज गया थर्ड फ्रंट का मंच। लोकसभा का चुनाव 2024 में है, लेकिन दिल्ली का पारा अभी से चढ़ने लगा है, क्योंकि दीदी के गढ़ में 3 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर अखिलेश ने 24 का बिगुल बजा दिया है। क्योंकि दीदी के गढ़ में 3 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी कर अखिलेश ने न सिर्फ 24 का बिगुल बजा दिया है, बल्कि यूपी की सभी 80 सीट पर भाजपा को हराने की होंकार भर दी है। हमारी पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अखिलेश के इस बयान पर सियासी गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि एक दिन पहले शिवपाल यादव ने यूपी में 50 सीट जीतने की बात कही थी, जिस पर अब भाजपा ने
सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखो देखिए, संगठन को मजबूत करना और 2024 में उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें जीतने की तैयारी हो चुकी है। मैंने सुना है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति और उन्होंने कहा कि हम 2024 में 50 सीटें जीतेंगे। मैंने कहा गलती कर रहे हो, 5 हटा लो तो 0 जो उसके बाद बचता है उसको अपने पास रखो। अब समाजवादी पार्टी को अगर 50 सीटें जितनी होती, आप लोग कह रहे हैं, तो क्या वेस्ट बंगाल में जाके वो अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति करते हैं क्या? ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर में प्रदेश कार्य समिति करके इस बात के लिए संकल्पित हो रहा है कि 80 में से 80 जीतने का टारगेट है। ये और पहला मौका होगा जब अखिलेश बीजेपी की पिच पर बॉलिंग करेंगे। उन्होंने जिस तरह से कोलकाता में अधिवेशन कर तैयारी की है और बीजेपी के खिलाफ एक संरचना की है, तमाम विपक्षी पार्टियों को जो बीजेपी के खिलाफ थीं उनको इकट्ठा करने का आह्वान किया है, उससे लगता है कि कुछ न कुछ नतीजा ज़रूर होगा। लेकिन क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, पर बीजेपी के खेमे में हलचल है। राहुल गांधी के माफ़ी मांगने के सवाल पर जब पत्रकारों ने मुख्तार अब्बास नकवी को घेरा और उनसे पूछा कि राहुल माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, क्या कहना है? कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या कहना इसमें एजेंसी का दुरुपयोग क्या है? आप जो है वो इस तरह के अपमानजनक बातें करेंगे। आप जो है वो अच्छा अगर कहते हैं कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, अगर भारत में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है तो क्या कोई भी नेता विदेश में भारत की संसद को और भारत के लोकतंत्र को और संविधान को गाली दे करके और भारत में सुरक्षित रहता है? अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो डेमोक्रेसी है, इसीलिए कोस करके भी जो है वो आराम से जो है घूम रहे हैं। देखिए मुख्तार उसके चौधरी ही बन के दिखाओ। कांग्रेस कहती है हम चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी कहती है हम चौधरी हैं, तृणमूल कांग्रेस कहेगी हम चौधरी हैं, कोई और पार्टी कहेगी हम चौधरी हैं, तो बिना वैकेंसी के जो है वो पूरी तरह से विलाप चल रहा है। अब जो जिस तरह से दिल्ली है, जो उनका बयान था महिलाओं को लेकर के दिया गया, उस पर पूछताछ की, क्या कहना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की जो मूर्खता है, उससे कांग्रेस पार्टी नॉन परफॉर्मिंग पार्टी बन गई है और राहुल जी जो है वो नॉन प्रोडक्टिव पप्पू। अब जो पार्टी नॉन परफॉर्मिंग पार्टी बन जाए और राहुल जी नॉन प्रोडक्टिव पप्पू की भूमिका में आ जाएं तो उसका क्या? अब जिस तरह की ये बयानबाजी करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात तो अलग है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप देश के संसद का अपमान करते हैं, देश के प्रजातंत्र का अपमान करते हैं। अभी भी आपके दिमाग में ये है कि जो प्रजातंत्र है वो परिवार तंत्र का बंधक होना चाहिए, और वो उनको अब इस बात का एहसास हो नहीं रहा है। जब उनसे कहा जाता है कि आप जो है वो जो संसद का और देश का का अपमान किया है, आप उसमें माफ़ी मांगिए, तो उनको लगता है कि संसद की माफ़ी नहीं उन्होंने आज कहा कि मैंने संसद या देश का अपमान नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा था, इस तरह की सफाई। देखो भाई, बीजेपी से हम माफ़ी मांगने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो है वो सरकार से नहीं, संसद से माफ़ी मांगने की बात हो रही, बीजेपी से नहीं, भारत से माफ़ी मांगने की बात जी। और मुझे लगता है कि जो लोग जो है वो सामंती अहंकार और संकी संस्कार से भरे हुए हैं, वो इस तरह की बातें एक के बाद एक करते हैं। इसलिए मेरा उनका बिना मांगी सलाह यही है कि वो ये भूल जाएं कि आज जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो डायनेस्टी है। आज जो है प्रजातंत्र है, जो है वो परिवार तंत्र है। प्रजातंत्र जो है वो परिवार तंत्र से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को बिना किसी शर्त के, बिना किसी बहाने के साफ तौर पर देश से माफ़ी मांगनी? देखिए, उनको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि माफ़ी जो है वो बीजेपी से नहीं कही जा रही है, भारत से कही जा रही है। भारत से माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे। माफ़ी जो है वो सरकार से माफ़ी मांगने की बात नहीं है, संसद से माफ़ी मांगने की बात है। लगता है कि भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दे मिल जाता है राहुल गांधी के बयानों के बाद से, आसानी ऐसा है कि अब जो आदमी जो है जिस कुल्हाड़ी लेके खुद घूम रहा हो, तो उसको जो है वो कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ऐसा नाकारा और ऐसा बेवकूफ़ विपक्ष हो जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, उससे भी महत्वपूर्ण है कि ये इस वक्त विपक्ष के चौधरी बनने की चौधराहट की चिक-चिक चल रही है। 2024 की तैयारी को लेकर के समाजवादी पार्टी भी अपना राष्ट्रीय महासम्मेलन कर रही है पश्चिम बंगाल में। क्या लगता है, क्या विपक्ष टक्कर दे पाएगा भाजपा को?
देखो ये जो विपक्ष का चौधरी कौन है, असली लड़ाई है। और 2024 में वैकेंसी तो है नहीं, इन सबको मालूम है। इसलिए कम से कम विपक्ष का चौधरी ही बन के दिखाओ। बिजली कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। इस उपलक्ष्य में खुशी जताते हुए मंत्री ने यूनियन के अध्यक्ष से नेताओं से बात की और काम पर लौटने मैं के लिए एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का, यह आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें, और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या आश्वासन दिया गया? विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पढ़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगे हैं। उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी। उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि उन कार्रवाइयों को भी वापस लिया जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं।